हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। एग्जामिनेशन कंडीशन में कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने आंसर डिटेल्ड आंसर दिए हैं। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू गेट रिपीटेटिव, रादर टू लर्न सम ऑफ द ट्रिक्स, सम ऑफ द टेक्निक्स, जिससे एक एस्पिरेंट रियल एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी तरह के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाए। नाउ दिस word is very important, examination center. When you see the prelims cutoff for this year, it has gone to below 100 marks, as we had also predicted just after the examination. होता क्या है, कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि एग्जामिनेशन कंडीशंस में काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसीलिए कट ऑफ घटता जा रहा है. इट इज़ नॉट दैट पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल, हाउएवर वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट द डिग्री ऑफ टफनेस has increased, and now the new normal is to understand the rules that we will be dealing with and to apply them properly and purposefully in the examination. That will definitely give any aspirant edge over the other fellow aspirants who are preparing. So without wasting any time, we'll start with the rules that are very important for our preparation. Let us first understand. Now when you see this slide, what is the first thing that comes to your mind? There are three words that are written: calmly, read and paper. So सबसे important चीज होती है किसी भी पेपर को calmly read करना, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना. And for that the most important thing is simplicity of thought process. अगर आप इस तीन वर्ड्स को अलग अलग पढ़ते हैं तो बकायदा आप गलती कर रहे हैं. Rather than reading them separately, one should read them as a single line, that we should calmly read paper, and that shows the simplicity of your thought process. इसीलिए मैंने इन तीनों वर्ड्स को अलग करके रखा था. स्ट्रीट स्मार्टनेस के जैसा पेपर स्मार्टनेस इज अगेन a technique which will definitely give you good edge. You need to trust your rules in the exam paper. ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वहां जाके वो रूल्स पे ही ट्रस्ट करना और खुद पर ट्रस्ट करना भूल जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं for some reasons. That actually creates a confusion. A confused state of mind leads to not getting the right answer and not believing that your answer, what you are marking, is correct, and that leads to incorrect answers. And you should positively give the paper. Whatever may be the situation, may be the circumstances, one should always have a positive outlook towards the paper. That is very important for any examination, lest it be UPSC. Now we'll have our again prelims ultimate revision approach, the rules that we always call as पूरा rules. So सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या करेंगे, we'll describe the rules, ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो आपके पास रूल्स एक जगह पे इकट्ठा हो, एकत्रित हो. कई एस्पिरेंट्स ने कई बार इस चीज पर बल दिया है कि हमें रूल्स को एक जगह अगर आप बता देते, इसलिए मैंने आज रूल्स को एक जगह करके आपके लिए रखा है. नाउ रूल्स विल स्टार्ट विद देम फर्स्ट. सो रूल नंबर 1 है कि डेटा, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग इन एनी पेपर. तो अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे कि कोई भी डेटा होता है या स्टैट से आपको फैक्ट दिया जाता है, वो जनरली गलत होता है. मोस्टली रॉन्ग मीन्स 99% दे आर रॉन्ग. In some cases they may be right, which we'll also discuss in this paper. Rule 2, contemporary words, yeah, he was greatly influenced, greatly impacted as written in rule 3 are generally wrong. ये सब हमेशा पाया गया है कि ये गलत होते हैं. Now there is no scientific reasons for these things. ये heuristics हैं. These are the rules which you have to trust कि एग्जाम में ऐसा जनरली गलत होता है. एंड देयर मे बी ए ट्रेड ऑफ ऑल्सो कि आप उस रूल को अप्लाई करते हैं और आपका आंसर गलत हो जाए, बट विल सी द ट्रेड ऑफ ऑल्सो. नाउ रूल 3 तो हमने डिस्कस कर ही दिया. रूल 4 इज स्टीडली इंक्रीज डिक्रीज वर्ड्स, ये सब गलत होते हैं. रूल 5 इज वर्ड्स लाइक मोर देन, लेस देन, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो राइट होते हैं जनरली. देन वी कम टू रूल 6, एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ऑल, कांट, एनी, ड्रास्टिकली, ये सब जनरली गलत होते हैं. रूल 7 आर इजी वर्ड्स लाइक सम आर राइट. सो जैसा यहाँ दिखाया गया है, सम अगर रहे तो वो सही मानिए, एनी रहे उसे गलत मानिए. रूल 8 इज एसएनटी क्वेश्चंस हैव आंसर्स मेनी टाइम्स एज ऑल करेक्ट. ये तो हम कई सालों से आपको बोलते आए हैं कि आप इसका
सदुपयोग करें इस रूल का, इससे काफी फायदा होता है। रूल 9 इज अगर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ये भी रूल कई बार आपको बताया गया है, जिसमें ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, 1 ओनली, 3 ओनली, 1 2 एंड 3 या 1 एंड 2। तो अगर ऑप्शंस 1 ओनली, 3 ओनली या ऑड नंबर करेक्ट हैं, या लाइक 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, तो जनरली उसमें ऐसा चांसेस होता है कि इवन नंबर ऑफ ऑप्शंस को उन्होंने पलट दिया होगा मैच द फॉलोइंग में, और ऑड नंबर ऑफ ऑप्शंस वुड बी करेक्ट। रूल 10 इज यूपीएससी गिव्स आंसर टू सम क्वेश्चन इन सम अदर क्वेश्चन एज वेल। तो किसी क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन में रह सकता है, इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कहीं मैंने ये वर्ड पुराने क्वेश्चन में तो नहीं देखा था। रूल 11 इज टू स्टेटमेंट्स कैन हैव देयर डेफिनेशंस चेंज्ड। यूपीएससी के 4 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं एक सवाल में हो, और उसमें से 2 स्टेटमेंट्स के जो डिफिनीशन है उस समय आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता वो कौन से 2 स्टेटमेंट्स हैं, वो दोनों वो स्वैप कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। रूल 12 इज कि जब भी आप ऑप्शंस को टिक लगाते हैं तो बेस्ट सूटेड एंड मेकिंग मोस्ट सेंस लाइंस को, जो सबसे अच्छा सेंस मेक कर रहा है, खासकर पोलाइटी में, खासकर इकोनॉमी में, इसमें जनरली बेस्ट सूटेड लाइंस पे ही जाना चाहिए। डोंट थिंक कि कोई ट्रैप होगा, देयर इज नो ट्रैप एज सच, सिंपल परफेक्टली साउंडिंग लाइंस आर जनरली करेक्ट। रूल 13 इज की रिपोर्ट्स लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके सब इंडेक्स, reports of World Economic Forum, these are generally repeated, so one should always read them properly। 14वां रूल भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा कई बार पाया गया है कि यूपीएससी विजयनगर, अंडमान निकोबार या अरुणाचल प्रदेश, यूरोपियन यूनियन, एशियान, डब्ल्यूटीओ, इन चीज़ों को रिपीट करते हैं अपने आंसर में, अपने क्वेश्चन में। सो अगर आपको ये कहीं भी क्वेश्चन में दिखता है या क्वेश्चन से रिलेटेड दिखता है, तो हो सकता है कि उसी में गलती किया गया होगा, या हो सकता है वही पॉसिबल आंसर हो, या हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई आंसर हो। तो जब भी आप डाउट में हैं और आपसे नहीं बन रहा है, तो आपको इन सारे टर्म्स के लिए जाना चाहिए अपने आंसर्स में, ऐसा लास्ट 3-4 साल से पाया गया है। रूल 15 इस की कभी भी डाउट हो तो हिंदी में भी सवाल को पढ़ने चाहिए बेझिझक होकर, कई बार आंसर्स उससे भी मिल जाते हैं। 16वां रूल है कि कॉन्सेप्ट्स लाइक ओएमओ जो होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मनी मल्टीप्लायर, फिस्कल डेफिसिट, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, एसेट लाइबिलिटी, मॉनेटरी मेजर्स, करेंसी वैल्यूएशन, ये सब चीज़ें थोड़ा समझ के जाएं। इकोनॉमी में यही सब सवाल आते हैं एंड दिस गिव यू गुड मार्क्स। रूल 17 मैंडेटरी रिकमेंडेशंस, दीज वर्ड्स आर जनरली रॉन्ग। पर्टिकुलरली कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन या इन्वायरमेंटल ट्रीटीज ऐसा कभी भी कोई किसी को मैंडेटरी या मैंडेटरी रिकमेंडेशंस नहीं देती है, या उसी रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है। देयर आर सेवरल कमिटीज विच आर फॉर्म्ड एंड देयर आर मोस्ट ऑफ फॉर मेकिंग द डिसीजंस इन पॉलिसीज, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर इन्वायरमेंटल इन नेचर आर वॉलेंट्री इन नेचर रादर देन मैंडेटरी। रूल 18 ये कहता है कि डोंट गो इनटू द डेप्थ टू गेट कंफ्यूज्ड। कभी कभी आर्टिकल 21 या सुप्रीम कोर्ट फॉर आर्टिकल 142 सिंपल आंसर्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसके डेप्थ में जाके और कंफ्यूजन कुछ भी बढ़ाते हैं, खुद का कंफ्यूजन बढ़ाते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाते हैं और गलत आंसर पर पहुंच जाते हैं। कई बार हमें सिंपल क्वेश्चन का बेसिक प्रीमाइस पकड़ना चाहिए और उसके जो आंसर्स होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं। अगर वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर ट्रैप या कैच क्वेश्चन होने लगेगा, तो कट ऑफ आपका 80 नंबर से भी कम चला जाएगा। इसीलिए आप समझिए देयर आर क्वेश्चंस जो बनने के लिए ही दिए गए हैं। नाउ फाइनल 3 रूल्स आर वर्ड्स लाइक नो, कैन नॉट, ये सब गलत होते हैं। जिस तरह से एनी, इस तरह के वर्ड्स गलत होते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे कई बार पॉलिटी के क्वेश्चंस में कर दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कैनॉट ओवर रूल दीज रूलिंग्स, दीज प्रोसीडिंग्स, नो कोर्ट कैन डिसाइड ऑन दीज थिंग्स, तो ये सब जनरली गलत होते हैं। रूल 20 होते हैं कि डोंट लीव ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आप 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कभी मत छोड़ें एग्जाम में, 90 से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें इन दीज न्यू नॉर्मल ऑफ यूपीएससी, जहाँ की यू आर नॉट टू श्योर कि आपका आंसर सही होगा कि नहीं। इन नन ऑफ दीज ऑप्शंस, नाउ नन ऑफ दीज ऑप्शंस का भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जहाँ पे आपके ABCD 4 डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, वहाँ नन ऑफ दीज होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन नाइदर 1 and 2 वाले केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2 होता है। तो जैसे ऑल ऑफ दीज के चांसेस अधिक हो गए हैं, उसी तरह नन ऑफ दीज इन ABCD इज जनरली नॉट द आंसर डायरेक्ट ABCD में।
पर अगर बोथ 1 and 2 है, नाइदर 1 and 2 है, उसमें वो होते हैं। एंड रूल 21 इज रीड वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ क्वेश्चन प्रॉपरली। समटाइम्स एक स्टेटमेंट और क्वेश्चन का दूसरा ही स्टेटमेंट एक दूसरे में कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, जिससे आपको आंसर मिल जाता है। कई बार वर्ड्स को ब्रेक करके भी, जैसे ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर से ओमकार इज शिव, कई बार आपको आंसर मिल जाता है। इसलिए आप ध्यान से ब्रेकिंग सिस्टम को भी करें और स्ट्रेस को कम लें, स्ट्रेस भी तोड़ के एग्जाम में बैठें, इसलिए ये आपको बनाया गया है। नाउ a rule of thumb is कि if these rules start failing in the examination, the cutoff will go below 90 as well and might go below 90 as well. So in the present scenario, trust the process and sit in the examination with confidence. Learn to appreciate the trade-offs in life. आप अगर इन रूल्स की मदद से 30 गेस भी करते हैं, जिसमें 20 सही होते हैं और 10 गलत होते हैं, फिर भी आपको 20 into 2 minus 10 into 0.66 अप्रोक्सीमेटली 33 मार्क्स एग्जाम में मिलते हैं। सो दीज हैव हाई ट्रेड ऑफ्स, दीज हैव पॉजिटिव ट्रेड ऑफ्स, इसको याद रखना चाहिए। नाउ एक और चीज है कि आप जब भी पेपर देते हैं तो आइडियल अप्रोच टू एग्जामिनेशन इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल इवन फॉर लाइफ। आप किसी चीज में आइडियली अगर सोचेंगे कि ये हम कर लेंगे, हमारे 150 नंबर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अप्रोक्सीमेशन टू द आइडियल इज द बेस्ट वे। सो ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप ये ना सोचे कि आप 70 क्वेश्चंस को ही सिर्फ टिक लगाइएगा और उसमें से आपके 68 सही हो जाएंगे। नाउ द चांसेज ऑफ दिस हैपनिंग हैज डिमिनिश्ड। आई वोंट से इट कांट हैपन, but the chances have diminished. So we must respect the process, we must treat it with the respect it deserves and make sure कि हम flow के साथ properly flow करें। 95 भी अगर आप मार्क करते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आप 35 में भी श्योर हैं, एक एस्पिरेंट ऐसा है जिसने 35 श्योर लगाया, 25 में दो ऑप्शंस तक पहुंच के एलिमिनेट किया, अगले 20 को उसने 3 ऑप्शंस में से एक एलिमिनेट किया और 15 अगर वो रैंडमली विद कॉन्फिडेंस करके एग्जाम में आते हैं तो उनके मार्क्स इस तरह के आ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में एंड स्क्रीन में भी कि अप्रोक्सीमेटली ही वुड बी गेटिंग अबाउट 108 to 110 मार्क्स। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस शुड बी योर टारगेट रादर देन 150 मार्क्स। दिस इज व्हाट यू शुड एस्पायर फॉर एज एन एस्पिरेंट। If the marks of prelims are not to be counted, there is no need to waste a lot of time to think about getting 150. आपका कोशिश होना चाहिए मॉक टेस्ट में अगर नंबर आ भी रहे हैं तो इस रेंज में धीरे धीरे पहुंचे, मेन इंटरव्यू मेन राउंड में भी इस फेज तक हम पहुंचे। इफ देयर आर इजियर क्वेश्चंस, दिस 108 माइट गो टू 120। इफ देयर आर टफ क्वेश्चंस, देन इट माइट गो टू 100, 102, उससे नीचे नहीं। सो ये एक कंफर्टेबल रेंज और बफर भी आपको देता है और आपको लेफ्ट साइड के पिजन के जैसा बनना है जो अप्रोक्सीमेट करके नंबर लाता है। राइट हैंड साइड के पिजन हम नहीं बन सकते हैं जो एग्जैक्ट, प्रिसाइज, एक्यूरेट, एंड मोस्ट ऑफ अस वियर दिस रेड हैट इन द एग्जामिनेशन रादर देन द ब्लैक हैट। सो वी आर नॉट डूइंग एनी पीएचडी, ना हम पीएचडी कर रहे हैं, ना हमने कोई थीसिस किया है इस पर। हमारा मकसद क्लियर है, हमें एग्जाम निकालना है। डिसीजन आपका है कि आप किस तरह के पिजन बनना चाहते हैं। इसके साथ अब हम शुरू करेंगे सारे रूल्स को ख़त्म करके इस साल का पेपर कैसा आया था और उसके डिस्कशंस को स्टार्ट करते हैं। नाउ ये सेट डी ऑफ 2019 है, ये किसी एस्पिरेंट का रियल पेपर है। डोंट गो बाय द टिक्ड मार्क कि जो हमने टिक किया है वो सही आंसर है। वील गो विद द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन रादर देन द राइट आंसर। कि एग्जामिनेशन में अगर हमको करना होता हॉल में तो हम किस तरह से इसको डील किए होते। सो क्वेश्चन नंबर 96 से हम शुरू करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज ए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में इसमें 5 दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने ये नहीं पढ़ा कि अंदर क्या दिया हुआ है, आपने बस पढ़ा कि यहाँ 5 दिए हुए हैं, राइट हैंड में 5 दिए हुए हैं। नाउ अभी आपको रूल बताया था कि अगर 5 ऐसे दिए हुए हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर वुड बी ऑड नंबर आंसर सही होंगे। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑप्शंस को पलट दिया होगा, किसी 2 को पलटा होगा तो 3 सही होगा या 5 सही होगा। नाउ 5 सही होना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसका मतलब 5 के 5 सही उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे तो ये थोड़ा ट्रिकी है। 3 सही होना इज अ स्लाइटली मोर चांस। बाकी मैंने यहाँ डिटेल्ड लिख दिया, आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। सो 3 पढ़ने में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए और बी बचता है जिसमें हमको टिक लगाना है। नाउ ऑप्शन ए एंड बी में आप देखेंगे तो 1 और 4 तो कॉमन है, तो बचता आपका है 2 और 3।
तो आपको 2 और 3 में से कोई एक अगर पता हो एग्जाम में कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बगल में कौन सा कंट्री नहीं है, तो आप उसका आंसर एग्जामिनेशन कंडीशन में ला सकते हैं और ये इजियर बन जाता है। आई वुड से कि ब्लैक सी के बारे में कई लोगों को पता है और क्रोएशिया उसके बगल में नहीं है, क्रोएशिया यूरोपियन कंट्री है और ब्लैक सी इस साइड में है थोड़ा सा, तो ये इलिमिनेट करके आप सही आंसर इसमें ला सकते थे। मैं फिर से दोहराऊंगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही राइट आंसर है, ये प्रोसेस दोहराना जरूरी है एग्जामिनेशन कंडीशन में। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो। तो इसमें आप इसको गेस कर सकते थे विदाउट नोइंग मच। मोरक्को कहाँ पे है, कजाकिस्तान कहाँ पे है, अल्बेनिया कहाँ पे है, इन सबसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर दिया हुआ है। नाउ अगर आप म्यांमार और वियतनाम को देखते हैं तो हमें लगता है कि एशियन कंट्रीज ने काफ़ी राइस ग्रो किया है, पर दिक्कत क्या है कि ये सब छोटे साइज ऑफ कंट्रीज हैं। इंडिया एंड चाइना आर बिग कंट्रीज। तो अगर आपको इसमें गेस भी करना है तो आपको लार्जेस्ट एक्सपोर्टर दिया हुआ है, तो उसमें आपको बड़े कंट्रीज पे जाना चाहिए। परसेंटेज टर्म्स में नहीं दिया है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हमेशा बड़ा कंट्री लेना चाहिए। नाउ इसमें आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते थे। अगर आपने इंडिया किया होता तो वो सही है। इससे मैं रिलेटेड एक ये बताऊंगा कि पिछले साल ही अरविंद सुब्रमण्यम जी ने अपने वीडियोस में ये बताया था कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, और उसके साथ साथ इंडिया वाटर भी एक्सपोर्ट करता है, जो कि एक इम्प्लिसिट एक्सपोर्ट है। राइस अगर हम एक्सपोर्ट करें तो सॉर्ट ऑफ हम पानी भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो उसमें खर्च होता है। ये इम्प्लिसिट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है। अगेन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 98, ये भी एग्जामिनेशन कंडीशन में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम रूल ऑफ थंब को फॉलो करें, 5 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, या तो 5 सही होंगे या तो 3 सही होंगे। तो ये जनरली 5 वालों में इस तरह से फॉलो होगा। तो 2 वाले तो हम पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, तो सी एंड डी ऑप्शंस इलिमिनेट हो गए। अब बचा आपके पास ए एंड बी। नाउ ए एंड बी में आप देखते हैं कि 1 एंड 4 दोनों में अगेन कॉमन है, तो 1 2 एंड 4 होना चाहिए या 1 3 एंड 4। नाउ वी कम टू द थर्ड ऑप्शन, मंदाकिनी एंड द सेकेंड ऑप्शन इज चेनाब रिवर। नाउ ये आप देख रहे हैं कि जनरली ग्लेशियर और रिवर का नाम जो इसमें दिया हुआ है, उसमें अगर आप मुझसे पूछते, मुझे नुब्रा पता था, मानस पता था, यमुना पता था, चिनाब नदी पता था। मंदाकिनी के बारे में आई वाज नॉट टू श्योर, क्योंकि चिनाब, नुब्रा, ये सब सियाचिन ग्लेशियर, ये सब रिलेटेड टू द न्यूज जो आ रहे थे जनरली उस समय, लाइक इंडो पाक के साथ जो हमारा ट्रीटी था पुराने, तो हमें जनरली लीप ऑफ फेथ उस पे लेना चाहिए कि शायद चिनाब का ही सही दिया होगा, रादर देन गोइंग विथ समथिंग लाइक जो नदी भी मुझे नहीं पता मंदाकिनी, और मिलाम ग्लेशियर भी नहीं पता। एटलीस्ट चिनाब में मुझे नदी पता था, मुझे ग्लेशियर का नाम नहीं मालूम था। सो आई एम सेइंग कि आफ्टर यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस, आपको किस तरह सोचना चाहिए। हो सकता है कि आपकी सोच से आंसर गलत हो जाए, बट ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप अगर इसके बारे में ट्रस्ट करते हो तो आप हो सकता है सही आंसर पे जाते, एंड द राइट आंसर वुड हैव बीन 1 2 एंड 4 इन दिस केस अगेन। देन कार्बोफ्यूरान मिथाइल पार्थियोन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, एप्रीहेंशन के साथ देखा जा रहा है, इसमें लिखा गया है एप्रीहेंशन, इसमें कीवर्ड है। तो आप कोई भी चीज़ है जिसको एप्रीहेंशन से देखा जा रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ खराब काम कर रही है ना। फ्रूट राइपनिंग, मॉइस्चरिंग एजेंट्स, ये सब ठीक है, लेकिन इसमें एप्रीहेंशन क्यों है? ऑल्सो इन सब का नाम जैसे पाराथ्रेन, कार्बोफ्यूरन, ये सब डीडीटी, डाइक्लोरोडाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन के जैसा रिदमिक नाम है इन सब का भी। तो और डीडीटी ये सब जो है पेस्टिसाइड्स है प्लस एप्रीहेंशन, तो इसीलिए इसका आंसर पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर होता। आई थिंक दिस वाज एन इजी क्वेश्चन इफ अटेम्प्टेड प्रॉपर्ली। अगेन नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 100, रामसार कन्वेंशन, इसमें पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है मैंडेटरी। मैंडेटरी मैंने आपको पहले ही बताया राइट वर्ड नहीं होता है, तो जैसे ही पहला एलिमिनेट होता है आपके पास 2 एंड 3 बचते हैं, अगर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं तो। नाउ बी एंड सी में आपको पता है 3 तो सही होगा ही होगा, तो 3 को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है एग्जामिनेशन में, यू डोंट नीड टू, जस्ट ऊपर से पढ़ सकते हैं। द वेटलैंड रूल्स 2010 ऑल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट, तो ठीक है भाई, ये तो एक जेनरिक लाइन लिखा है और ये सही भी हो सकता है। नाउ 2 स्टेटमेंट को पढ़िए, द वेटलैंड वेयर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रामसार कन्वेंशन। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई रूल बना रही है, तो देयर वुड बी सम कमिटीज विच वुड बी फॉर्म्ड, देयर वुड बी मेनी थिंग्स दैट वुड बी अकाउंटेड फॉर। किसी एक कन्वेंशन के रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा रूल इस्टेब्लिश करे, दिस इज टू हार्ड टू थिंक ऑफ। मैंने आपको बताया भी कि रिकमेंडेशंस किसी के फॉलो होना इज नॉट द राइट आंसर, तो इसीलिए इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे ड्यू टू द रिकमेंडेशंस वर्ड, एंड द आंसर वुड बी 3 ओनली इन दिस केस।
द आइडिया इज नॉट टू गेट द आंसर, द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस जो कि एग्जामिनेशन में काम कर सकता है आंसर लाने में। तो अगर हम इसी 5 क्वेश्चन को देखें तो एटलीस्ट हम 3 से 4 सवाल एग्जामिनेशन में विदाउट नोइंग मच अबाउट देम वी कुड हैव सॉल्व। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं या इन रूल्स को नहीं जानते हैं तो एग्जामिनेशन कंडीशन में हमारे हिसाब से ये 5 सवाल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएंगे एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर नंबर्स। नाउ in this video we'll discuss up till question number 91 to 95 and then we'll discuss the remaining in next videos। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में हिमालयन नेटल के बारे में बात की गई है और रिसेंटली बात की गई है। इसमें 2 कीवर्ड हैं और सस्टेनेबल भी तीसरा कीवर्ड है। नाउ बायोडीजल एंड एंटी मलेरियल ये सब काफ़ी बार पहले डिस्कस हो चुका है, ये रिसेंटली फिनोमिनन नहीं है। 2009-10 में इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा था। अब अगेन वी कम टू सस्टेनेबल सोर्स, तो किसी एक चीज़ का अब हम सस्टेनेबल सोर्स की ओर बढ़ रहे हैं और हिमालयन नेटल में जो वर्ड है वो नेट, अगर हम उसे तोड़े तो नेटल बनता है नेट से। नेट इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू लाइक फाइबर। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देते और जरा सा सोचते इस क्वेश्चन को बैठ के तो हम टेक्सटाइल फाइबर की ओर बढ़ सकते थे, क्योंकि टेक्सटाइल फाइबर न्यूज़ में भी था उस समय के हिसाब से। Now question number 92, if we see satellite images, remote sensing, chlorophyll, greenhouse gas and land surface temperature, अगेन अगर आप इस तीनों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, क्लोरोफाइल या आप देख सकते हैं वीडियो में, तो आप पाएंगे कि दीज आर वेरी जेनरिक ऑप्शंस। दिस इज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, इसमें कहीं कोई कैच नहीं दिया है, तो यू शुड गो विथ ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट विदाउट इवन डाउटिंग योर सेल्फ। सेल्फ डाउट से हटते हुए आपको इसमें सब सही है ये मान के बढ़ना होगा और आंसर भी वही आएगा। नाउ 93 इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच आई वांटेड टू डिस्कस। इसमें दिया है कि दीज आर द स्टेट्स, नाउ विथ रेफरेंस टू दीज स्टेट्स परसेंटेज कवर ऑफ द फॉरेस्ट की बात की जा रही है। अगर इसमें एब्सोल्यूट कवर की बात की जाती है तो आंसर अलग होता। परसेंटेज कवर हमेशा छोटे स्टेट्स को मुनाफा देता है इन द सेंस कि वो उसमें ऊपर उठते हैं। तो इनमें से छोटे स्टेट्स कौन से हैं अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। छत्तीसगढ़ इज द स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन आउट ऑफ दिस, एंड ये हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया काफ़ी बढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा जंगल हैं। उड़ीसा में भी है, इसका ये लॉजिक नहीं है कि उड़ीसा में नहीं है, बट छत्तीसगढ़ समहाउ यू शुड नो द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया था 2017 का, अगर आपको हल्का सा भी पता है तो आप बी एंड सी तक तो पहुंच जाएंगे कि आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन कि अब हम मध्य प्रदेश को माने कि महाराष्ट्र से बड़ा है या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से। तो देखिए महाराष्ट्र में कई सारे मेट्रोपॉलिटन टाउन्स आ गए हैं लाइक मुंबई पुणे, तो वहाँ पेड़ की कटाई हुई है। दूसरा, अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज टर्म्स में है और छत्तीसगढ़ अगर मध्य प्रदेश से बना था तो ऐसे कई सारे पार्ट्स होंगे मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ के बाउंड्रिंग थे। तो जो छत्तीसगढ़ से बाउंड्रिंग पार्ट थे उन सबका फॉरेस्ट एरिया अभी भी बहुत अधिक होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से ऊपर प्रेफरेंस मिलेगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे कम परसेंटेज, देन मध्य प्रदेश, देन उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़। इसको लॉजिकली जिस एस्पिरेंट का हमने देखा है सेम वे से उस एस्पिरेंट ने भी एग्जाम में निकाला था, तो इस क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। अगला सवाल हम देखते हैं मीथेन हाइड्रेट। नाउ मीथेन हाइड्रेट से मीथेन से CO2 का कन्वर्जन हो सकता है, बिल्कुल। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट पाया जाता है आर्कटिक तुंद्रा में, ये तो हमने पढ़ाई है। और ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग से यही हो रहा है। पहला दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की ही बात कर रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, कोई भी स्टेटमेंट में आपको कोई फ्लॉ नहीं दिख रहा है, यू शुड ऑलवेज गो विथ ऑल दीज आर करेक्ट एंड द आंसर इज 1, 2 and 3, जो कि इन एस्पिरेंट ने भी किया है। दिस इज अगेन ए सिंपल रूल। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर बर्न हम क्रॉप या बायोमास रेसिड्यू करते हैं तो क्या जाता है आपके एटमॉस्फेयर में? तो बेसिकली सब कुछ जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए इसका आंसर अगेन होगा D 1, 2, 3, 4, क्योंकि ऐसा नहीं है कम परसेंटेज में जा सकता है। आपका यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा है कि हम किस तरह का बर्निंग कर रहे हैं, हम लोग इसमें ऑक्सीजन दे के बर्न कर रहे हैं, नहीं दे के बर्न। सम परसेंटेज ऑफ ऑल द गैसेज आर ऑलवेज रिलीज्ड। नाउ यहाँ जो एस्पिरेंट ने गलती किया था उनसे जब मैंने लॉजिक पूछा तो उन्होंने बोला कि कई बार ऑल ऑफ दीज आ रहा था, तो हमें लगा हर बार ऑल ऑफ दीज नहीं मारना है। सो हियर इज द रूल, इन क्वेश्चंस में अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ दीज पर भरोसा करें, जनरली एंड मोस्टली दोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
होप कि आपको इन 10 क्वेश्चन से और जो हमने बेसिक रूल्स दिया है उससे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन कंडीशन में। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी के जो सवाल हैं वो ट्रेडिशनल पैटर्न्स पे अब नहीं पूछे जाते। आप कितना भी पढ़ के जाएं, इट हार्डली आई वुड से क्रिएट्स अ वेरी बिग डिफरेंस नाउअडेज। वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं क्रिएट करता है। अंतर क्या क्रिएट करता है कि आप इन चीज़ों को सही से वहाँ अप्लाई करने में सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। अगेन विथ ऑल ह्यूमिलिटी, हम भी जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस, वो हाइंडसाइट बायस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। दीज क्वेश्चंस बिकम वेरी डिफिकल्ट इन द रियल एग्जामिनेशन कंडीशंस, हेंस द कट ऑफ्स आर गोइंग वेरी लो। इसलिए ऐसा नहीं कि आप घबरा रहे हैं कि आपसे ये गलत हो गया या अभी बोलना आसान है। हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए आपको इन सब चीज़ों से ये सीखना है कि अगली बार आप इस तरह की गलतियों को ना दोहराएं एग्जामिनेशन कंडीशंस में। तो वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो इन सम टाइम, एंड उसमें हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 2019 के उसे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमारे जो रूल्स हैं वो यूज़ होते हैं कि नहीं। वन रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड वुड बी, जो भी हमने आपको रूल्स बताए हैं 21 रूल्स, दीज आर वेरी गोल्डन रूल्स, दीज आर रूल्स विच नॉट ऑल कैंडिडेट्स नो। इसलिए आप उन रूल्स को अपने दोस्त जो हैं उनके साथ भी शेयर करें, उनसे साथ डिस्कस करें और कई सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करें। देयर मे बी मोर रूल्स विच वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू फिगर आउट। अगर आप वैसे कुछ रूल्स को निकाल पाते हैं तो आप हमसे भी संपर्क करें। यू कैन लेट अस नो एंड इट विल बी गुड फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी ओनली कि जितना आसानी से हम पेपर सॉल्व करना सीखें और लोगों को सिखाएं। Thank you again for watching. Have a good day.